गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं कि फ़िज़िक्स पे हम लेक्चर्स दे रहे थे और फिज़िक्स में हमने पहला चैप्टर जो था वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस था, वो हमने कंप्लीट कर दिया था। इतने टाइम से हमारा लेक्चर नहीं आ पाया क्योंकि हमारे खुद के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो हम उसमें बिज़ी थे, इसलिए हम लेक्चर नहीं डाल पाए। लेकिन जैसे ही हमें टाइम मिला फ़ौरन लेक्चर हमने डालने की कोशिश करी। आज का लेक्चर जो होगा वो अब दूसरे चैप्टर पे हम लोग मूव करेंगे, जिसका नाम है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट जो चैप्टर था उसमें एक लेक्चर अभी न्यूमेरिकल पे बाकी है। हमने बताया था कि उस पर 2 न्यूमेरिकल के आएंगे, लेकिन अभी उस पर एक ही न्यूमेरिकल का बन पाया, तो उस पर हम एक और न्यूमेरिकल का लेक्चर देंगे। आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि हमारी 12th की फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, देखिए गॉस लॉ जो है वो बेसिकली हमको गॉस लॉ में जो हमको बेसिकली पढ़ना है वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और गॉस थ्योरम पढ़नी पड़ेगी और उसकी एप्लीकेशन पढ़नी पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे तब हमारा गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट होगा। तो उसको गॉस लॉ को समझाने से पहले या गॉस थ्योरम को या उसकी एप्लीकेशन समझाने से पहले हमें आपको ये समझाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो आज का लेक्चर जो होगा वो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे होगा और उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक का तो मतलब हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में बता ही चुके हैं कि इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज होता है, लेकिन फ्लक्स का मतलब क्या होता है। हम लोग फ्लक्स सुनते रहते हैं, हम लोग ने फ्लक्स, अब हमने कोई फ्लक्स आज थोड़ी सुना है, आप लोगों ने भी आज थोड़ी सुना होगा, बहुत पहले ही नाम सुना होगा, लेकिन इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो फ्लक्स का मतलब जब आप डिक्शनरी में या आप गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा कि फ्लक्स का मतलब होता है क्वांटिटी। क्या होता है? क्वांटिटी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं तो क्वांटिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये होता है। उसी तरीके से अब देखिए, सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। देखिए, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ये होती है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटी जो कि किसी सरफेस से पास करती हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। ये हो गई बेसिक डेफिनेशन। ये बेसिक डेफिनेशन हो गई, ये आपको याद रखने के लिए अच्छी है। असल में ये सही डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट के लिए ये ठीक डेफिनेशन है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या होती है। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन अब इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये कहती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वही मतलब हो गया द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर नॉर्मली लिंक्ड विद द सरफेस या सरफेसेस। बहुत सारे सरफेसेस होंगे, सरफेस कर दिए यहां पे, आप सरफेसेस ना करिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर नॉर्मली लिंक्ड विद द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहें या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहें, बात ही एक ही है। तो कहेंगे द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर, ये बात ध्यान रखिएगा, नॉर्मली लिंक्ड होंगी, दैट आर नॉर्मली लिंक्ड विद द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप ये लिखिएगा कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर नॉर्मली लिंक्ड विद द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप और अगर अच्छी किताबों में पढ़िएगा तो वहां पे लिखा होगा कि ये जो नॉर्मली लिंक्ड कह रहे हैं, वहां पे इस जगह पे पेयर्स यूज किया होगा वर्ड, उन्होंने PIERCE, यानी कि हिंदी में अगर उसको हम कहते हैं तो कहते हैं छेद देना, वो होता है, वो वर्ड यहाँ पे यूज किया। अच्छी किताबों में वो ही यूज किया जाता है, पियर्सिंग वाला वर्ड। तो लेकिन खैर हम लोग की बुक में ये दिया हुआ है, हम लोग की मतलब इंडियन राइटर्स की जो बुक है वो भी बहुत अच्छी बुक है, हम ये नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर नॉर्मली लिंक्ड विद द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए, 2 केसेस हमने लिए। देखिए, पहला केस तो हमने ये लिया, कि भाई अगर एक सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस है कोई, ठीक। अब ये सरफेस यूं है,
इससे यूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अब हमने देखा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल के तौर पर बता रहे हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम गिन तो सकते नहीं कितनी जा रही हैं, है ना। मान लीजिए कि 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने यहाँ पे शो करी हैं, आपको शो करने के लिए दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास हो रही हैं या इस सरफेस को पेनिट्रेट करती हुई या छेदती हुई जा रही हैं। तो देखिए 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये जो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये तीनों इस सरफेस से पास हुई जा रही हैं, ये तीनों इस सरफेस से पास हुई जा रही हैं। लेकिन अगर दूसरे केस में हम देखें तो यही सरफेस को जब हमने यूं करके रख दिया, ये वाला सरफेस जब हमने यूं करके रख दिया, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही जो जा रही हैं, उनमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस को पास कर रही है, लेकिन दो जो हैं वो इस सरफेस के बाहर से जा रही हैं। तो यहां से हमारा कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास हो रही हैं, इस सरफेस से पास हो रही हैं, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से नहीं पास हो रही हैं, उन दोनों में एक डिफरेंस है। उन दोनों में एक डिफरेंस क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास हो रही हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कहलाएंगी, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस कहलाएंगी। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के अंदर से नहीं जा रही, जैसे कि ये और ये दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं कहलाएंगी, यानी कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कहलाएंगी, ये सरफेस से लिंक नहीं कहलाएंगी, सिर्फ यही कहलाएंगी। और इसमें भी सिर्फ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आएगी, काउंट की जाएगी, बाकी वो दोनों नहीं काउंट की जाएंगी क्योंकि वो सरफेस से बाहर जा रही है। ये कंक्लूजन निकल के आता है। यहां से कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस that are normally linked with the surface is known as electric flux, is known as electric flux। बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो कि सरफेस को पेनिट्रेट करती हुई या सरफेस को पास करती हुई नहीं जा रही हैं, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं काउंट की जाएंगी, सिर्फ वही काउंट की जाएंगी जो कि जा रही हैं। ये देखिए 3 जा रही हैं और इधर से सिर्फ 1 जा रही है, तो सिर्फ ये 3 और ये वाली ये काउंट की जाएगी, ये दोनों नहीं काउंट की जाएंगी क्योंकि ये सरफेस से बाहर जा रही है। ये तो मामला हो गया कि हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक समझा दिया। हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या बताया, हमने ये बताया कि द नंबर ऑफ और द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर नॉर्मली अंडरलाइन कर दिए, नॉर्मली लिंक्ड विद द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए ये तो बात हो गई, हमने आपको इसकी थ्योरी समझा दी या इसकी डेफिनेशन समझा दी। अब हम आपको समझाएंगे इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। मैथमेटिकल डेफिनेशन जो होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए। एक मिनट, ठीक है। देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कि द स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट, द स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ intensity of electric field and area vector। ये नई चीज निकल के आई, हम बताते हैं क्या होता है। एरिया वेक्टर इज नोन एज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट इज, इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, जैसे अगर हम जो कह रहे हैं इसको हम लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली, देखिए E डॉट A इज इक्वल टू EA cos थीटा। ये हो गया। देखिए भाई ये तो पता ही होगा कि अगर डॉट प्रोडक्ट है तो वो EA cos थीटा में खुलता है। ये तो बात हो गई इसकी। अब देखिए यहां पे
हम लोग ने अब तक, आप लोग ने पढ़ा होगा एरिया के बारे में। एरिया के बारे में आज से नहीं, आप लोग ने पढ़ते आ रहे होंगे थर्ड सेकंड से, कि भाई स्क्वायर का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ये सारे हम लोग ने एरिया के बारे में स्टडी करी। लेकिन हम लोग को ये पता है कि एरिया जो होता है वो हम लोग ने सुना है कि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, सुना है कि नहीं सुना है। लेकिन यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, एरिया वेक्टर, यानी कि यहाँ पे हम एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं। जब आप कभी गूगल पे सर्च करिएगा कि आप लिखिएगा कि इज एरिया ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको दिखाएगा कि एरिया कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर क्वांटिटी की तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि एरिया का मैग्नीट्यूड भी होता है और एरिया का डायरेक्शन भी होता है। ये पहली बार आप सुन रहे होंगे। मैग्नीट्यूड तो सुना ही होगा कि भाई एरिया की कुछ वैल्यू दी हुई है, लेकिन एरिया का एक डायरेक्शन भी होता है। और वो डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? अगर उसका डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है तभी तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है? मैग्नीट्यूड तो पता निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? देखिए यहाँ पे जो एरिया होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है, द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवर्ड्स योर आई साइट। देखिए हम लिखे दे रहे हैं, हम अभी इसको समझा रहे हैं, ये हम क्या कह रहे हैं। देखिए एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड its direction is always perpendicular to the surface towards your eyesight, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए ये जो हमने लिखा है कि देखिए एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवर्ड्स योर आई साइट। देखिए फॉर इसका हमारा कहने का क्या मतलब है? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, ठीक। अब इस बॉक्स को अगर हम कहें कि जाहिर सी बात है अगर ये बॉक्स है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसका एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको क्या पता लगा? हमें इसका मैग्नीट्यूड पता लग गया। लेकिन अब अगर हम आपसे कहें कि इसका डायरेक्शन क्या है, तो देखिए इसका डायरेक्शन हमें इस डेफिनेशन से पता लगेगा। इस डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। एक बात तो ध्यान रखिए कि इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया का वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री पे होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवर्ड्स योर आई साइट। अब देखिए अगर आप लोग इस बॉक्स को देखिएगा तो आप लोग इस बॉक्स को यूं ही तो इस तरफ से तो देखिएगा, तो इसके जो एरिया की डायरेक्शन होगी आपकी तरफ से वो होगी आपकी तरफ, यूं करके एरो आपकी तरफ पॉइंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको लिख के बताएं, हम आपको अगर यहां पे शो करके बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, ठीक। इसका कुछ एरिया होगा, और अगर यहां पे एक आदमी खड़ा है, और वो इस बॉक्स को इस तरफ से देख रहा है, इस तरफ से, इधर से नहीं देख रहा है, इस तरफ से देख रहा है, तो इसके जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी और इसकी आई साइड की तरफ होगी। मतलब ये जिधर से देख रहा है खड़े होके उसी तरफ इसके एरिया की डायरेक्शन होगी। ये बात समझ में आई? मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लिए कि हम अगर खड़े में हैं और अगर हम वहां सामने कोई बॉक्स रखा है और उसकी अगर हम एरिया की डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो वो उसकी एरिया की डायरेक्शन हमारी तरफ होगी और उसका जो एरो होगा वो हमारी आंख की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि टुवर्ड्स माय आई साइड। यही हमने लिखा है, टुवर्ड्स योर आई साइड। यानी कि ये आदमी इधर से खड़े होकर इस डिब्बे को देख रहा है तो इसके जो इस डिब्बे की एरिया की डायरेक्शन होगी वो इस आदमी के आई की तरफ होगी, और परपेंडिकुलर कहने का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री का एंगल ऐसे बनाएगा। और टुवर्ड्स योर आई साइड का मतलब कि जिधर से देख रहा है उसी तरफ एरिया की डायरेक्शन होगी, एरो उसी तरफ लगेगा जिस तरफ ऑब्जर्वर खड़े होकर देख रहा है इसको। ये बात हो गई एरिया वेक्टर की। तो यहां से हमको एक नई चीज पता लगी कि जो एरिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, वो वेक्टर क्वांटिटी भी होता है। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी होता है।
तो हमको यहाँ से पता लगा कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि एरिया वेक्टर। तभी हम यहाँ पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो यहाँ पे ई ए कॉस थीटा आता है। यहाँ पे देखिए हमने एरिया का डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा से खुलता है, ये बात हमें पता है। अब एक बात बड़ी कंफ्यूज करती होगी कि हमने यहाँ पे डॉट ही प्रोडक्ट क्यों लिया, हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट भी तो ले सकते थे, हम यहाँ पे ये भी तो ले सकते थे। देखिए हम यहां पर ये भी तो ले सकते थे, हमने यहां पे डॉट प्रोडक्ट लिया, ठीक, हम यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते थे, ये भी तो ले सकते थे, और तब वो खुलता ई ए साइन थीटा में, खुलता कि नहीं खुलता। लेकिन हमने इसको नहीं लिया, हमने इसको नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, हमने डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया यहां पे, इसकी हम आपको रीजन बताते हैं। देखिए बड़ा इसका विचित्र टाइप का रीजन है ये, आप देखिए। देखिए ये चीज अपने दिमाग ध्यान में रखिएगा, ये चीज भी और ये चीज भी, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम आपको एक एग्जांपल से समझा रहे हैं। देखिए हमने दो केस लिए, केस 1 ये एक हमने ऐसे करके एक सरफेस बनाया, ठीक, वहीं पे हमने दूसरा सरफेस एक और लिया, केस 2 लिया। देखिए भाई ये है ना, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो ये जा रही हैं, ये जा रही है, ठीक है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं वो ये जा रही हैं, ये हो गया ई। अब ये यहां पे इस जगह पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, इस सरफेस पे ऑब्जर्वर खड़ा है यहां पे, ठीक है, ये ऑब्जर्वर खड़ा है। तो अब इसके एरिया की डायरेक्शन किस तरफ होगी, हमने बताया ना कि जिस तरफ से देख रहा होगा उसी तरफ होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द आई साइड। तो मतलब एरिया की डायरेक्शन इस तरफ होगी, जिस तरफ से ये देख रहा है उसी तरफ एरिया की डायरेक्शन होगी और परपेंडिकुलर होगी, ये बात भी पक्का है। तो ये हो गई एरिया की डायरेक्शन, ठीक, ये हो गया एरिया वेक्टर, या हम कह सकते हैं इसको एरिया की डायरेक्शन या एरिया का एरिया वेक्टर हो गया ये। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। अब आप हमें एक बात बताइए, देखिए यहां पे जो ये कॉस थीटा लिखा हुआ है, यानी कि ये जो थीटा लिखा है, ये थीटा जो है ये एक एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में और एरिया वेक्टर के बीच में, है कि नहीं है भाई। कॉस थीटा जो है वो इन दोनों के बीच का एंगल ही तो है, यानी कि थीटा इन दोनों के बीच का एंगल ही तो है। अब आप यहां पे अगर देखिएगा इस जगह पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये भी उस तरफ जा रही हैं और ये भी उस तरफ जा रही है। तो हमें पता है कि अगर दो लाइनें आपस में एक ही डायरेक्शन में जा रही होती हैं, यानी कि जैसे ये दो लाइनें जा रही हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है 0 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। और अब आप देखिए, जब आप यहां पे कॉस थीटा और जब थीटा की जगह 0 रखिएगा, जब आप यहां पे, रुकिए इसको हम रब कर दें, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। जब आप cos थीटा की जगह यहां पे 0 रख दिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे भी सिंबलाइज करके ऐसे भी लिखा जाता है फाई ई करके। अगर कहीं फाई ई लिखा हो तो समझ लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमें, अगर हम यहां पे थीटा की जगह 0 रखेंगे तो फाई ई क्या मिलेगा हमें, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, ई ए मिलेगा, ई ए मिलेगा ये। और ये होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब थीटा की वैल्यू 0, भाई कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पे 1 होती है। यहां पे अगर थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। थीटा की वैल्यू, एक मिनट, जब हम थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे यहां पर, तो जो cos 0 होगा वो 1 मिलेगा, जो कि cos की मैक्सिमम वैल्यू है। तो जब cos मैक्सिमम होगा तो फाई ई भी तो मैक्सिमम होगा। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि जब हम थीटा 0 रख रहे हैं तो हमको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। और हम यहां पे देख भी सकते हैं, देखिए जो हमने यहां पे कंडीशन आपको दिखाई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने आपको क्या बताया था,
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम है तो यहाँ पे आप देखिए तीनों लाइनें जो हैं वो इस सरफेस से पास हो रही हैं, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस सरफेस से पास हुई जा रही हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे तो मैक्सिमम है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ई एस साइन थीटा ले लेते, अगर हम यहाँ पे ई एस साइन थीटा ले लेते, डॉट प्रोडक्ट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते, तो जब हम थीटा की जगह जीरो रखते तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता वो जीरो मिल जाता। क्या मिल जाता? जीरो, यानी कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुछ ना होता इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ ना कुछ है, वो गलत हो जाता। वहां पे अगर हम साइन थीटा यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट यहां पे लगा देते तो वो चीज गलत हो जाती। गलत हो जाती कि नहीं हो जाती भाई? यहां पे अगर साइन थीटा रख देते तो थीटा जीरो करते तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आ जाता है, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो थोड़ी ना है, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ ना कुछ है। देखिए तीनों लाइनें पास हो रही हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा सरफेस से। ये तो बात हो गई इस केस की, ठीक। अब हमने अगर इसी सरफेस को ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया यूं, ठीक, और हमने बताया ना कि इस सरफेस को ऑब्जर्वर देख रहा है, तो इस सरफेस को ऑब्जर्वर देखेगा तो इसके एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही निकलनी है, ये निकलनी है, ठीक। सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इसके अंदर जा रही है। अब देखिए ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये हो गया एरिया वेक्टर। अब आप हमें ये बताइए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इस एरिया के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है? 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन एक चीज आप यहां पे देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो यहां पे सारी की सारी नहीं पास हो रही, सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास कर रही है। यहां पे सिर्फ एक ही पास कर रही, बाकी कोई नहीं पास करेगी। करेगी? देखिए ये भी नहीं कर रही है, ये भी नहीं कर रही है, सिर्फ एक ये मिनिमम एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ यहां से पास कर रही है। जब थीटा 90 है, जब थीटा क्या है 90, तो देखिए जब हम यहां पे थीटा 90 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमको जीरो मिल जाएगा, यानी कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलेगा। भाई थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 जो होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है, cos 90 जो होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है, जीरो होती है। तो यहां पे ये बात भाई ट्रू है कि अगर हम cos थीटा लेंगे, फाई ई इज इक्वल टू कॉस थीटा अगर हम लेंगे तो थीटा की जगह यहाँ पे 90 रखेंगे, तो जब 90 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो मिलेगा, यानी कि मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें यहाँ पे मिलेगा, जो कि बात ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है भाई। यहाँ पे हमें मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही है और सब तो हो नहीं रही, तो मिनिमम तो मिलेगा ही। लेकिन अगर हम यहाँ पे साइन थीटा रख देते, देखिए यहाँ पे अगर हम साइन थीटा रख देते तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता वो मिलता, साइन थीटा रखते तो थीटा की जगह 90 रखेंगे तो साइन 91 हो जाता, तो यानी कि ई ए मिल जाता, तो हमको यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता अगर हम साइन थीटा रखते, जो कि गलत है। यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिल रहा है हमें। यहाँ पे आप देखिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास हो रही है, बाकी दोनों एक सरफेस से पास नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमें मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है। तो जब हम साइन थीटा लेंगे तो हमको यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखा देगा, जो कि रॉन्ग प्रिडिक्शन है, जो कि रॉन्ग प्रिडिक्शन है, इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा ले रहे हैं। और इस जगह पे हम इस जगह पे क्या कर रहे हैं, इस जगह पे देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास कर रही है, ठीक। और एरिया वेक्टर उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री, और जब cos 0 रखेंगे तो cos 0 की जब थीटा 0 होता है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो हमको जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। और यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जब इस सरफेस से पास कर रहा है तो वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, मतलब सारी लाइनें पास करी जा रही, कोई छूट नहीं रही है, तीनों की तीनों पास करी जा रही हैं, पास कर दे रही हैं। तो यहाँ पे जो फाई ई होगा वो मैक्सिमम होगा कॉस थीटा के केस में, यानी कि डॉट प्रोडक्ट के केस में। जब यहाँ पे हम साइन थीटा लेंगे तो जब हम साइन 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, यानी कि मिनिमम हो जाएगा, जबकि यहाँ पे मिनिमम नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम है, क्योंकि देख रहे हैं सारी लाइनें पास कर रही हैं। तो हमने यहाँ से आपको एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा कंसेप्ट बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर बताया कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस टुवर्ड्स योर आई साइट। और हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन और स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी बताई कि द क्वांटिटी और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक विद द सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एक नया कंसेप्ट आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो कि आगे थ्योरम्स में भी काम आएगा, आगे क्वेश्चन में काम आएगा, सॉलिड एंगल। वो आप लोग देखिए कि एक चीज ये रह गई थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, एक चीज बस, ये लास्ट चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बची, इसके बाद हम सॉलिड एंगल पढ़ाएंगे। ये बचा था, हमने आपको देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ये तो बता ही दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है, वो ये है, ये फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ये बताइए अभी ई डॉट डी ए, ये नहीं, हमने आपको बताई ई डॉट ए, सॉरी हमने आपको बताई ई डॉट ए, और ये होती है ई ए कॉस थीटा, ये हमने बता दिया अभी आपको। ठीक, अब देखिए भाई, ये तो बात हो गई एक जनरल फॉर्म की, है ना, ये तो बात हो गई एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। लेकिन अब हम एक जनरल फॉर्म निकालेंगे, देखिए वो क्या हो, कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि अगर ये एक सरफेस है या एक बॉडी है ये, ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक, मान ली इसका एरिया ए है, क्या है, इसका एरिया ए है, ठीक है। हमने इस बॉडी को कई सारे इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, कई सारे इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक। मान लिए उनमें से एक पार्ट ये है, एक पार्ट कुछ होगा, एक पार्ट होगा, एक पार्ट होगा, एक पार्ट होगा, कई सारे पार्ट्स में तोड़ दिया, लेकिन इक्वल पार्ट्स हैं, यानी कि सबका एरिया बराबर है। इसका एरिया डीए है, अगर दूसरा होगा उसका भी एरिया डीए होगा, किसी और का होगा उसका भी एरिया डीए होगा, और वो सब के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही होंगी। जैसे इसके अंदर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए पास कर रही है, ये आई इधर से और इसको टुकड़े को पेनिट्रेट करती हुई, या कह देंगे छेदती हुई, ये चली गई। इसका जो एरिया है वो डीए मानेंगे अब हम भाई, क्योंकि इस पूरे का ए है तो इसके छोटे से टुकड़े का तो एरिया डीए ही होगा ना। और हमने जब इसको कई सारे इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, ये तो एक मतलब एक नमूना है कि एक पार्ट ये भी है, ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं। तो हमने जब इसको, इस पूरी बॉडी को जब हमने इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, जिसका एरिया, जिसके हर पार्ट का एरिया डीए है, और जब तोड़ने के बाद हमसे कहा गया कि इस पूरी बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकालिए, इस पूरी बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए तोड़ने के बाद। तोड़ने से पहले अगर कहता पूरे का तो हम ऐसे ही निकाल देते, ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे पास हो रही है इंटेंसिटी, और ए जो इसका एरिया है, ऐसे करके पूरे का निकाल देते। लेकिन अब इसको हमने तोड़ दिया जब छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में, तब हमसे कह रहा निकालिए। तो हमारा क्या काम होगा, हमारा काम ये होगा कि हम इस पे जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, इन सबके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे, तो हमको पूरे का मिल जाएगा। भाई यही तो हम करेंगे। अगर हमसे कह दिया जाए कि इस छोटे से टुकड़े का अगर इस पूरी बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए, अगर हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो सारे टुकड़े का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे, तो हमको पूरे का मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा ये है, तो ई डॉट डी ए, ठीक, फिर प्लस ई डॉट डी ए प्लस, ऐसे करते 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 हम चले जाएंगे ई डॉट डी ए, है कि नहीं भाई। डी ए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि छोटे टुकड़े की बात कर रहे हैं, बड़े टुकड़े की बात कर रहे होते तो ई डॉट ए ले लेते, छोटे की बात कर रहे हैं तो इसका एरिया तो डी ए है ना, तो ई डॉट डी ए ले रहे हैं। देखिए बेसिकली क्या करते हैं, बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम आपको एक कंक्लूजन तक लेके आ रहे हैं। कंक्लूजन तक ये लेके आ रहे हैं कि जब हमने इसको कई सारे इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, तब हम आपसे कह रहे हैं तोड़ने के बाद इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकालिए। तो आप इन छोटे छोटे टुकड़ों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे, तो हमको पूरी बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लग जाएगा। ऐड करने का क्या मतलब है भाई, छोटे छोटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटे छोटे टुकड़ों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने ऐड करा, यानी कि सम अप कर दिया। सम अप करने का मतलब ये है आपने इंटीग्रेट कर दिया। जब हमने कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था तो हमने बताया था कि अगर हमने किसी बॉडी को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, और अगर हम मान ली उसकी लेंथ निकालना चाहते हैं पूरे की, और अगर छोटे डीएल पार्ट्स में बांट दिया, तो अगर एक छोटे टुकड़े को पकड़ के इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे की पता लग जाएगी हमें। यानी कि हमने डीएल, एक तरीके से इंटीग्रेशन जो है वो एक सम का काम करता है, यानी कि एक एडिशन का काम करता है। इसी तरीके से अगर हम एक टुकड़े को, यानी कि एक इक्वल पार्ट को, यानी कि इसको पकड़ के अगर इंटीग्रेट कर दें,
इस टुकड़े के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इस टुकड़े का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अच्छा ये बताइए इस टुकड़े का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो यही होगा भाई, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रही है ई, और इसका जो एरिया है डी ए, ये होगा। ठीक, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें पूरे का पता लग जाएगा। यानी कि भाई इसी के जैसे कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों ने मिलकर इसको बनाया है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कई सारे टुकड़ों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐड कर दें तो हमको पूरे का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लग जाएगा। तो अगर हम इस टुकड़े को ऐड कर दें, मतलब ऐड करने का मतलब ये है कि अगर हम सारे टुकड़े को ऐड करें तो हमको पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। मतलब कि अगर हम इंटीग्रेट कर दें, एडिशन का मतलब ही ये होता है, हमने बताया था इंटीग्रेट कर देना, सम अप कर देना मतलब इंटीग्रेट कर देना। तो अगर हम छोटे से टुकड़े का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पकड़ के इंटीग्रेट कर दें तो हमको पूरी बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा। ये इसका कंक्लूजन निकला बात का। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है, देखिए ये जो है ना, ये सरफेस इंटीग्रेशन होता है, यानी कि सरफेस जो है वो क्लोज सरफेस है। देखिए ये क्लोज सरफेस है, तो खाली ये इस बात को दर्शाता है कि ये क्लोज सरफेस है जिसका एरिया ए है और ये उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये आ गया, ये बात निकल के आई। ठीक है, तो अगर कोई छोटा टुकड़ा ले लिया डीए और अगर उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ऐसे निकालेंगे इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट करना मतलब सम अप कर देना। अब देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है, देखिए सॉलिड एंगल। अब हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो सॉलिड एंगल पर होगा। ठीक है, देखिए सॉलिड एंगल समझने से पहले हमें समझना होगा कि प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल आप लोग ने हमेशा से पढ़ा है भाई, जो नॉर्मल एंगल्स आप लोग पढ़ते हैं 90 डिग्री, क्या कहते हैं अल्टरनेट, और ये कंपोजिट, और ये फलाना, जो भी एंगल आप लोगों ने अब तक पढ़े वो सारे प्लेन एंगल कहलाते हैं। देखिए एंगल, प्लेन एंगल क्या होते हैं, देखिए द आर्क ऑफ अ सर्किल विच सबटेंड्स द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज नोन एज सॉलिड एंगल। और सॉलिड इज नोन एज सॉलिड एंगल नहीं, इज नोन एज प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल, सॉरी ये गलती होगी, इज नोन एज प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। देखिए बेसिकली क्या मतलब होता है प्लेन एंगल का, प्लेन एंगल का मतलब ये होता है कि द आर्क ऑफ अ सर्किल, भाई अगर ये कोई सर्किल है, ठीक, और अगर इस सर्किल पे हमने मान लिया कंपास यहां पे रखा और इस सर्किल पे हमने उस कंपास से एक आर्क लगाई, यूं करके, है ना, मान लीजिए ये आर्क जो है इतनी बड़ी लगाई, तो ये आर्क जो है वो इस सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी, हमने सेंटर पे कंपास रखा और उस कंपास से उस सर्किल के ऊपर एक आर्क लगाई, वो आर्क जो है उस सर्किल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी, यानी कि ये जो थीटा एंगल बनाएगी, इस एंगल को कहते हैं हम लोग प्लेन एंगल, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। अब देखिए, अब रेडियन होती है तो रेडियन क्या होती है भाई, रेडियन की भी एक डेफिनेशन है, ये आपके काम में नहीं आएगा लेकिन फिर भी समझ लिए इसको, है ना, सॉलिड एंगल काम में आएगा, लेकिन इसको उसको समझने से पहले इसको समझना जरूरी है। हमने क्या बताया, हमने कहा रेडियन, हमने इस प्लेन एंगल आपको क्या बताया, हमने कहा कि सर्किल पे एक आर्क लगाई जाए, सर्किल पे एक आर्क लगाई जाए, वो आर्क सर्किल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल प्लेन एंगल कहलाएगा, और उस प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है। अब सुनिए 1 रेडियन क्या होता है भाई, रेडियन होती है 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, 1 रेडियन की डेफिनेशन ये होती है कि सर्किल के ऊपर, इस सर्किल के ऊपर इस रेडियस के बराबर, सर्किल के ऊपर रेडियस के बराबर जो आर्क लगाई जाती है, ये रेडियस आर है, इसी आर के बराबर इस सर्किल पे जो आर्क लगाई जाएगी, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर की रेडियस है तो 3 ही सेंटीमीटर की अगर हम आर्क लगाएंगे तो वो जो आर्क लगाई जाएगी वो इस सेंटर के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएगी वो एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा, वो एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा। हमने आपको प्लेन एंगल क्या बताया, हमने कहा कि अगर कोई सर्किल है, अगर कोई सर्किल है और उस सर्किल पे एक आर्क लगाई गई, वो आर्क सर्किल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी वो प्लेन एंगल कहलाएगा, उसकी यूनिट रेडियन होती है। और 1 रेडियन की डेफिनेशन ये होती है कि सर्किल की रेडियस के बराबर उस सर्किल पे जो आर्क लगाया जाए वो आर्क सर्किल के सेंटर के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है वो एंगल 1 रेडियन के बराबर होता है। ये बात हो गई प्लेन एंगल की, ये बात तो प्लेन एंगल की हो गई भाई,
अब देखिए सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल में एक बात ध्यान रखिएगा, ये होता है प्लेन एंगल, ठीक। ये आर्क है, ये हम आर्क को हाईलाइट करे दे रहे हैं, ये आर्क है, आर्क, ठीक, इतनी आर्क लगाई। अब देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये सेंटर है, ठीक, इस सेंटर से ये कुछ आर रेडियस है, भाई होगी रेडियस, जाहिर सी बात है। प्लेन एंगल में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग सेंटर के ऊपर, हमने बताया ना कि कंपास रखते थे और कंपास से यूं करके इसके ऊपर एक आर्क लगाते थे, कंपास से इसके ऊपर एक आर्क लगाते थे यूं करके, तो वो आर्क इसके साथ जो एंगल बनाती थी वो प्लेन एंगल कहलाता था। लेकिन यहां पर भी हम वही करेंगे। मान लीजिए ये सेंटर है, मान लीजिए ये एक सेंटर है, हमने यहां पे कंपास रखा सेंटर पे और उसके ऊपर एक आर्क यहीं से लगाना शुरू करी, ये यहां से आर्क लगाना शुरू करी, बढ़ाई 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 बढ़ाई, और ये बढ़ाते बढ़ाते हम पूरी कंप्लीट करके यहीं पे ले आए। ये मान लीजिए ये सर्किल अगर ना हो, ये मान लीजिए अगर सर्किल ना हो, जैसे ये तो सर्किल यहाँ पे बना हुआ है, अगर मान लीजिए ये सर्किल ना हो, ठीक, खाली ये इतनी लाइन दी हुई हो, और अगर हम इसके सेंटर पे यूं करके एक सेंटर से कंपास रखें और आर्क बनाना शुरू करें, तो आर्क यूं ही तो बनना शुरू करेगी, यूं बनना शुरू करेगी, यूं बनती भी जाएगी, और हम यूं करके कंपास पूरा लाके पूरा 360 डिग्री कंपास को रोटेट कर दें, तो ये भी तो एक पूरी आर्क ही बन गई एक, यानी कि ये पूरा एक सर्किल बना, यानी कि पूरा सर्किल भी तो एक आर्क का काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये सर्किल जो है इस सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा, ये सर्किल इस सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा, यानी कि ये एंगल बनाएगा, ये एंगल, वो एंगल सॉलिड एंगल कहलाएगा। हमने क्या बताया, हमने कहा कि अगर कोई आर्क है, एक आर्क है, वो सर्किल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी वो प्लेन एंगल कहलाएगी, और एक पूरा सर्किल भी तो एक आर्क ही की तरीके से अभी हमने बना के दिखाया, तो वो पूरा सर्किल सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा वो सॉलिड एंगल कहलाएगा। और इस सॉलिड एंगल को हम लोग W से, ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा से, जिसकी यूनिट हमेशा फिक्स होती है 4 पाई, जिसकी यूनिट 4 पाई होती है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब हम आपको इसका थोड़ा सा डीप जाते हैं इसके, ठीक है। देखिए ये तो बात हो गई पूरे सर्किल की। हमने सॉलिड एंगल में आपको क्या बताया, सॉलिड एंगल में हमने आपको ये बताया कि पूरा सर्किल भी तो एक आर्क की तरह काम करेगा, अभी हमने बना के दिखाया पूरा सर्किल एक आर्क की तरह, तो पूरा सर्किल सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा वो सॉलिड एंगल कहलाएगा। अब देखिए जरा, मान लिए ये कोई बॉडी है, ठीक, इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया जिसका एरिया जो है वो DA है, ठीक, DA है, और मान लीजिए ये एक मिनट रुकिए, ये बॉडी नहीं है, ये सर्किल ही है पूरा, सर्किल है पूरा, देखिए ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे हमने एक बॉडी ले ली जिसका एरिया DA है, ठीक, पूरे सर्किल का एरिया A है, इस पे छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसका एरिया DA है, ठीक है। अब देखिए, और ये सेंटर है, ठीक, अब ये पूरा सर्किल इसके साथ जो एरिया बनाएगा वो सॉलिड एंगल कहलाएगा। तो हमने इसी सर्किल पे एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा सर्किल और ले लिया, मान लिए ये सर्किल ही एक तरीके का मान लिया, ये हमने छोटा सा टुकड़ा और ले लिया, तो अब ये इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो भी तो सॉलिड एंगल कहलाएगा। देखिए ये मिड पॉइंट हुआ, ठीक, अगर हम इसके मिड पॉइंट को इसकी एजेस से मिला दें तो देखिए प्लेन एंगल हम लोग दिखाते थे, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो प्लेन एंगल खाली इतना ही होता था, है ना। सॉलिड एंगल में देखिए प्लेन एंगल इतना होता था, सॉलिड एंगल में कुछ नहीं करना है, इसको यूं करके यूं कर देना है, ये सॉलिड एंगल को दर्शाएगा। अब देखिए अगर ये पूरे सर्किल की बात होती तो जो सॉलिड एंगल होता वो होता ओमेगा, लेकिन अगर इसकी बात हो रही है तो इसका जो सॉलिड एंगल होगा वो होगा डी ओमेगा। क्या होगा? डी ओमेगा, और ये होगी आर रेडियस, ये होगी आर रेडियस। तो अब आप देखिए जैसे जैसे यहां से आप
एरिया बढ़ाइएगा, जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ाइएगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी। भाई मान लिए एरिया मान लिए ऐसे बढ़ता चला गया तो अब रेडियस भी तो बढ़ेगी, जैसे जैसे सर्किल का एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी। यानी कि जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के स्क्वायर के। ठीक, अगर ये रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली, अगर हम इसको नीचे ले आए और इक्वल टू का साइन लगाएं तो ये कांस्टेंट के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? हमें पता है जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। भाई इसको ऐसे लिखा था हमने, देखिए दिखाई दे रहे हैं इसको, ना कंफ्यूज ना होइएगा। डी ए इज इक्वल टू, ये इक्वल टू लगाया और आर स्क्वायर लिखा इनटू कांस्टेंट लिख दिया। तो अगर कांस्टेंट को निकालेंगे तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, ये निकाला है हमने। ठीक है, ये जो डी ए अपॉन आर स्क्वायर आया, ये जो डी ए अपॉन आर स्क्वायर आया, ये सॉलिड एंगल की मैथमेटिकल फॉर्म है। सॉलिड एंगल इन मैथमेटिकल फॉर्म, ये आई सॉलिड एंगल की मैथमेटिकल फॉर्म। और जैसे प्लेन एंगल था उसकी यूनिट रेडियन थी, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन। ठीक, हमने आपको प्लेन एंगल समझाया, प्लेन एंगल से हमने आपको सॉलिड एंगल समझाया। प्लेन एंगल क्या बताया कि सर्किल के ऊपर अगर कोई आर्क लगाई जाती है, वो आर्क सर्किल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है वो प्लेन एंगल कहलाती है। और जैसे हमने कहा सर्किल के ऊपर एक आर्क लगती है तो पूरा सर्किल भी तो एक आर्क की तरह काम करता है, सर्किल भी तो पूरा एक आर्क की तरह काम करता है। तो पूरा सर्किल एक आर्क की तरह जब काम करेगा तो वो सेंटर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, वो एंगल सॉलिड एंगल कहलाता है। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि अगर हमने ये पूरा सर्किल ले लिया और उस पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी ए, ठीक, वो सेंटर के साथ क्या एंगल बना रहा है? डी ओमेगा। उससे हमने आपको इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमने आपको निकाल के दिखाई। इसको आप अगर मान लिए, अगर हम आपसे कह दें कि इस छोटे की मदद से पूरे का निकालिए तो आप इस छोटे को इंटीग्रेट कर दिएगा तो पूरे का पता चल जाएगा आपको। भाई छोटे छोटे टुकड़े का अगर आप सॉलिड एंगल मिलाते जाइएगा तो पूरे का आपको मिल जाएगा। तो छोटे से टुकड़े का अगर आप लोग सॉलिड एंगल मिलाइएगा तो आपको पूरे का मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। देखिए अगर इंटीग्रेट करिएगा तो ये आएगा ए, हम आपको बताएं डी ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट को आप सी मान लिए। ठीक, तो अगर 1 अपॉन आर स्क्वायर है, ठीक, और ये डी ए है, डी ए का इंटीग्रेशन ए होगा और ये कांस्टेंट होगा तो ये सी ए होगा, क्योंकि डी ए के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये सी ए होगा। ठीक, तो ए इज इक्वल टू ए अपॉन सी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये सी, तो ये सी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। देखिए ये रिलेशन निकल के आ गया है। अगर आप इंटीग्रेट करिएगा तो ये आ जाएगा निकल के। इस तरीके से हम लोग सॉलिड एंगल को देखते हैं। तो ये आज इतना हम लोग देखते हैं, इतना हम लोग ने देखा। हमने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने आपको बताया द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाई। उसको हमने बताया कि स्केलर प्रोडक्ट क्यों यूज़ करते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज़ करते हैं, वो बताया। उसके बाद हमने आपको उसकी इंटीग्रल फॉर्म बताई, यानी कि अभी बताया था ना, वही पूरा सम अप करके जो बताते हैं। उसके बाद हमने आपको प्लेन एंगल बताया, सॉलिड एंगल बताया। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो गॉस थ्योरम पे आएगा। पूरा गॉस थ्योरम हम समझाएंगे उसमें आपको। उसके बाद लेक्चर आएगा उसमें एप्लीकेशंस उसकी बताएंगे। यानी कि अभी 2 लेक्चर इस पर अभी बाकी, ये छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए, और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन प्रेस कर दिए, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।